स्टूडेंट्स, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं वेव मोशंस। उसमें हम लोग अब इसका एक दूसरा टॉपिक डैम्ड हार्मोनिक वाइब्रेशंस अथवा डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। उसी मोशंस को अगर थोड़ा सा और अपडेट करें तो वह डैम्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर आइए देखते हैं कि डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन से क्या होता है और इसको कैसे डिफाइन किया गया है। इसे थोड़ा हम लोग समझते हैं। आप तो यहां लिखा गया, इसको मैं पढ़ के पहले बता रहा हूं। Damped harmonic oscillation. If a particle executes simple harmonic oscillation, then their amplitude does not vary with the time because it is assumed that the effect of frictional force is negligible. यहाँ ये बताया गया कि अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन कर रहा है तो उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो टाइम के साथ क्या होता है, बदलता नहीं है। डज नॉट वेरीज विद टाइम, समय के साथ चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के केस में हम एज्यूम कर लेते हैं, बिकॉज इट इज एज्यूम दैट द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, एयर का फ्रिक्शन, चाहे जहां से अगर आपका पेंडुलम सस्पेंड किया गया है अथवा जिस माध्यम में वो मोशन कर रहा है, उसका फ्रिक्शनल जो भी फोर्स लगेगा वह जीरो है अथवा वह नगण्य है। तो आपका एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम के साथ वेरीज नहीं करता है। बट यह क्या वास्तव में फ्रिक्शनल फोर्स जीरो होता है अथवा नेग्लिजिबल है? इन प्रैक्टिकल केसेस यह नेग्लिजिबल नहीं होता है, इसकी कुछ वैल्यू होती है। तो वही चीज आगे लिखा गया है। बट इन प्रैक्टिकस या रियल प्रैक्टिस में क्या होता है, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल इज डिपेंड्स ऑन टाइम। जो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है वो समय पर डिपेंड्स करता है। एंड इट इज डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग सम टाइम, और यह घटता रहता है जैसे जैसे टाइम बढ़ता है। एंड आफ्टर सम टाइम द ऑसिलेशन बिकम्स डेड, और कुछ समय बाद जो आपका ऑसिलेशन है, जो पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है, उसका ऑसिलेशन बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है। यहाँ डेड का मतलब है कि खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। सच ए ऑसिलेशन इन विच, इसी प्रकार का ऑसिलेशन जिसमें टाइम के साथ साथ एम्पलीट्यूड क्या करता है, डिक्रीज करता है, उसको ही हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। सच ए ऑसिलेशन इन विच एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज, such oscillation in which amplitude decreases with time is known as damped harmonic oscillation। अब ये पूरा इसका डिफिनेशन है। ऐसे ही ऑसिलेशन को, अब इसको हम और अच्छे से वेवफॉर्म से समझ सकते हैं। द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन कैन बी अंडरस्टैंड फ्रॉम इट्स वेवफॉर्म्स। फिर से इसको हम एक पिक्टोरियल डायग्राम से समझा रहे हैं। आपको मैंने बताया कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन होता है जिसका वेवफॉर्म्स टाइम के साथ इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, फिक्स होता है। या यहाँ अगर हम डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं और ये क्या लिखते हैं, टाइम लिखते हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है इसका एम्पलीट्यूड घटता नहीं है। एम्पलीट्यूड क्या रहता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है एम्पलीट्यूड वो फिक्स होता है, यह वेरीज नहीं करता है। यह सिंपल हार्मोनिक की केस होती है कि एम्पलीट्यूड डज नॉट वेरीज विद टाइम। ऐसा क्यों है, आइए यहां समझते हैं। मान लेते हैं यह जो पेंडुलम है यह ऑसिलेशन कर रहा है, और यहां से लटकाया गया खूंटी में भी कोई फ्रिक्शन नहीं है। जो बॉब मूव कर रहा है इस पर भी एयर का अथवा किसी प्रकार का फ्रिक्शन नहीं है। तो आइडियली सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन एक आइडियल केस है।
आइडियली क्या होगा, इस पर अगर कोई एयर फ्रिक्शन नहीं होगा तो यह सतत क्या करेगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेशन करता रहेगा, रुकेगा नहीं। लेकिन प्रैक्टिकल केसेस में ऐसा क्या होता है? बिल्कुल नहीं होता। आप सभी लोग जानते हैं कि अगर एक बार ऑसिलेशन करा करके हम अगर छोड़ देंगे तो देखेंगे कि कुछ टाइम बाद जो यहाँ से यहाँ तक कर रहा है इसकी ऑसिलेशन कम होता जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, और उसके बाद एम्पलीट्यूड, इसका मतलब एम्पलीट्यूड घटता जा रहा है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो कम होता जा रहा है टाइम के साथ। ऐसे 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट बाद धीरे धीरे क्या होगा, रुक जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक्चुअल प्रैक्टिस में ऑब्जर्व ऐसा हम पाए हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन टाइम। जैसे जैसे टाइम हमारा इंक्रीज करेगा, टाइम बढ़ता है, इंक्रीज करता है, इसका एम्पलीट्यूड घटता जाता है और फाइनली हमारा जो ऑसिलेशन होता है वो डेड हो जाता है, समाप्त हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। इसका मतलब यह है कि आपका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है और वास्तव में कोई भी इस तरह का पार्टिकल जो ऑसिलेशन कर रहा है वह आइडियली तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन है, लेकिन प्रैक्टिकली इसका घर्षण, एयर फ्रिक्शन, पेज से फ्रिक्शन अथवा अन्य प्रकार के जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहे हैं उनको अगर हम काउंट करेंगे, उसको हम नोटिस करेंगे, तो क्या पाएंगे कि इसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ घटता जाएगा और फाइनली वह समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह का ऑसिलेशन जो प्रैक्टिकल ऑसिलेशन है, इस तरह का जो प्रैक्टिकल ऑसिलेशन है जिसमें एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज विद टाइम, such oscillation is known as damped harmonic oscillation। इसको हम डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन कहते हैं। इन दोनों का वेवफॉर्म हम आपको दिखा रहे हैं अगला पेज पर कि सिंपल हार्मोनिक में कैसा होता है और डैम्ड हार्मोनिक में कैसा होता है। देखिए, यह आपका सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन का वेवफॉर्म से यहाँ बनाया हूं, इसे और इजीली समझ सकते हैं। देखिए कि जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, इसका एम्पलीट्यूड आपका क्या है, कहीं भी देखा टाइम चाहे कितना भी होता जाए, यहाँ टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, टाइम कितना भी आगे ऐसे आएगा वहां भी यह फिक्स रहेगा। देखेंगे कि टाइम के साथ इसका एम्पलीट्यूड है वह डिक्रीज नहीं कर रहा है, वह फिक्स है। तो इस तरह की मोशंस को हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अब डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन का वेवफॉर्म्स क्या है, यहां नीचे दिया गया है। ये डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन का क्या है, वेवफॉर्म्स है। और डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन में जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है, एज टाइम इंक्रीजेज टाइम इंक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे इसका जो एम्पलीट्यूड है वह क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है। और एक समय ऐसा आ रहा है फाइनली कि जहां पर आपका क्या हो रहा है, ऑसिलेशन समाप्त हो जा रहा है, यहां पर क्या रहा है, यह डेड हो जा रहा है, वैनिश कर जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है। तो प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है। अगर कोई भी हम यहाँ पेंडुलम की बात कर ले, अगर हम इसको क्या करें, ऑसिलेट कराएं, तो देखेंगे कि धीरे 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 ये इसका ऑसिलेशन समाप्त होते 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 कम होते होते और अंतिम में आकर के समाप्त हो जाता है। तो ये जो है डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन कहलाता है, जब टाइम के साथ एम्पलीट्यूड क्या हो, डिक्रीज करे और फाइनली एक टाइम ऐसा है कि जब ऑसिलेशन होना समाप्त हो जाए। तो हम लोग आज के क्लास में डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए अथवा डैम्ड हार्मोनिक वाइब्रेशंस कहें, इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे। तो आप देखिए कि पहले सिंपल हार्मोनिक के केस में दो तरह के फोर्स काम करते थे। पहला, जब हम फोर्स पार्टिकल पर लगा करके इसको डिफ्लेक्ट कर दें, इसी एक दिशा में इसको क्या करें, डिफ्लेक्ट कर दें, डिफ्लेक्ट करें, तो फिर डिफ्लेक्ट करने से पार्टिकल किसी इक्विलिब्रियम से एक्सट्रीमम पोजीशन की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है और फिर रिस्टोरिंग फोर्स इसको इक्विलिब्रियम में ले जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर दो फोर्स काम करता है। पहला,
डिफ्लेक्टिंग फोर्स, डिफ्लेक्टिंग फोर्स। और दूसरा इसके अपोजिट ही, डिफ्लेक्टिंग मतलब इक्विलिब्रियम से दूर जाएगा और यहां से फिर रिस्टोरिंग फोर्स जस्ट जिधर विस्थापन होगा उसके उल्टा काम करेगा। आपको हम पहले ही बता चुका हूं। तो यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स इसे इक्विलिब्रियम की तरफ लाने की कोशिश करेगा। तो यह दो तरह के फोर्स काम करते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के केस में। लेकिन डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन के केस में एक तीसरा फोर्स आपको मैं बताया हूं। वह तीसरा फोर्स क्या है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स तो आपको लगाना ही पड़ेगा, जो आप लगाते हो। जैसे अगर हम बॉब को खींच दें फिर छोड़ें तो जो हम फोर्स लगाते हैं वो डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, डिफ्लेक्ट हो गया। रिस्टोरिंग फोर्स उस पर खुद ही लगेगा इसके उल्टे डायरेक्शंस में, और वह इसको क्या चाहेगा, इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेगा। और इसी रिस्टोरिंग फोर्स से वापस पार्टिकल इक्विलिब्रियम की तरफ आती है ड्यू टू इसकी काइनेटिक एनर्जी, फिर आगे मूव करके चली जाती है, फिर इधर जाती है। तो रिस्टोरिंग फोर्स इसके उल्टा काम करता है और ऑसिलेशन इस तरह से होता रहता है। ये तो, लेकिन तीसरा इसमें क्या फोर्स और लगेगा इन द केस ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन, यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा। और फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ द पेंच, यहां एंड सो मेनी अदर जो भी फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, जो इसको क्या करता है, मोशन को स्टॉप करना चाहता है धीरे धीरे। जहां पर आपने देखा कि टाइम के साथ धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होते होते, फ्रिक्शनल फोर्स के चलते डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होते होते फाइनली यह ऑसिलेशन क्या हो रहा है, समाप्त हो जा रहा है। ऑसिलेशन इज डेड। तो यहां पर तीसरा फोर्स क्या कर रहा है, ये तीसरा फोर्स भी चाहता है कि ऑसिलेशन समाप्त हो जाए और यहां पर इक्विलिब्रियम में आकर के पार्टिकल रुक जाए। तो डिफ्लेक्टिंग फोर्स की दिशा इधर है और रिस्टोरिंग फोर्स की दिशा क्या होती है, इक्विलिब्रियम की तरफ होती है। और फ्रिक्शनल फोर्स भी चाहता है कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम में आकर के रुक जाए। तो आइए हम इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं जहां पर तीनों फोर्स एक्ट करेगा। इसको थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट होकर के देखिए। मान लेते हैं व्हेन ए पार्टिकल, मान लेते हैं जो पार्टिकल मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है उसका मास m है। व्हेन ए पार्टिकल ऑफ मास m execute damped harmonic oscillation, then it subjected to, इस पर कार्य करते हैं, it subjected to following 3 forces, जो अभी मैं आपको बताया। पहला, रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के उल्टा काम करता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू आप लिख सकते हैं जो एक्स के प्रोपोर्शनल होता है। यहां प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देंगे हम। यहां पर म्यू को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिया हूं, वेयर म्यू ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसको, एंड इसको हम कहते हैं कॉल्ड प्रोपगेशन कांस्टेंट, प्रोपगेशन कांस्टेंट। इसी के चलते पार्टिकल इक्विलिब्रियम की तरफ जाएगी तो यह उल्टे दिशा में काम करेगा, पार्टिकल इधर जाएगी तो रिस्टोरिंग फोर्स इक्विलिब्रियम की तरफ इस साइड में लगेगा, तो इसलिए यहां पर माइनस साइन आएगा। तो पहला फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स जो है आपकी बॉब पर काम करता है। जो प्रैक्टिकल जो जहां पर ऑसिलेशन हो रहा है, जो टाइम के साथ क्या करता है, रुक जाता है धीरे धीरे एम्पलीट्यूड कम करते हुए। तो इस पर 3 तरह के फोर्स काम करते हैं। फर्स्ट रिस्टोरिंग फोर्स, सेकेंड फोर्स कौन सा काम करेगा, जहां पर म्यू क्या है, प्रोपगेशन कांस्टेंट है अथवा रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। प्रोपगेशन कांस्टेंट आर रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। दूसरा आपका है जो वो भी बॉडी को क्या कर रहा है, बॉब को रोकना चाहता है। और हमेशा जानते हैं कि दूसरे फोर्स का नाम क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स।
फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स अगर यहां पर देखिए जितना ही तेज आप मूव करेगा, मान लीजिए अगर आप साइकिल चला रहे हैं, जितना ही तेज जाएंगे उतना ही आप पर हवा का घर्षण ज्यादा होगा। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स किस चीज का फंक्शन है? वेलोसिटी का फंक्शन है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स एक तरह से कहें, फ्रिक्शनल फोर्स वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होगा। अगर तेज वेलोसिटी होगी तो वो फोर्स ज्यादा काम करेगा। हवा तेज चल रहा है तो आपके साइकिल पर फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा काम करेगी। एज एग्जांपल आप समझ लीजिए, तो वेलोसिटी का फंक्शन होगा, यहाँ वेलोसिटी का फंक्शन होगा, और यहाँ पर ये फ्रिक्शनल फोर्स कांस्टेंट ले लें आर। और कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स गति की दिशा के उल्टा कार्य करता है। अगर पार्टिकल इधर जा रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स इस साइड में काम करेगा। अगर इधर आप खींच रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? घर्षण बल इधर उल्टा दिशा में काम करेगा। अगर इधर जा रहे हैं, हवा इधर से आ रही है तो उल्टा दिशा में काम करेगा, जो हमेशा गति का विरोध करता है। तो यहाँ पर ये भी जिधर विस्थापन हो रहा है उसकी उल्टा काम कर रहा है, यहाँ माइनस साइन आएगा। जहां भी दो फोर्सेस, कोई भी फोर्स गति के विपरीत दिशा में लगता है तो वहां पर हम माइनस साइन लेते हैं, उल्टा डायरेक्शन। माइनस इंडिकेट द डायरेक्शंस, ये बताता है कि अपोजिट दिशा में कार्य कर रहा है। तो दूसरा फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, जहां पर ये वेलोसिटी का फंक्शन है, और यहां आर जो है, वेयर आर इज फ्रिक्शनल फोर्स कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट रख देंगे, यहां पर आर क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स कांस्टेंट है। और तीसरा फोर्स क्या लगेगा? जहां से आपका मोशन स्टार्ट हुआ, मतलब डिफ्लेक्टिंग फोर्स, एक बार उसको खींच करके डिफ्लेक्ट करेंगे, हमेशा लगेगा ही, बिना इसके लगाए आपका ऑसिलेशन चालू ही नहीं होगा। तो तीसरा फोर्स क्या लगेगा? डिफ्लेक्टिंग फोर्स। डिफ्लेक्टिंग फोर्स। तो डिफ्लेक्टिंग फोर्स जो आपका पार्टिकल का मास है और उस पर जितना एक्सीलरेशन आप लगाएंगे उसके गुणनफल के बराबर होगा। तो डिफ्लेक्टिंग फोर्स की हम बात करने लगे, डिफ्लेक्टिंग फोर्स इक्वल टू, अब जानते हैं फोर्स इक्वल टू क्या होता है? एम और ए, न्यूटन से सेकेंड लॉ से। तो यहां पर डिफ्लेक्टिंग फोर्स हो जाएगा बॉब का अथवा पार्टिकल का मास और उसमें उत्पन्न एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को हम क्या लिखते हैं? जो एक्सेलरेशन होता है d2x/dt स्क्वायर के रूप में हम लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब हुआ dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और वेलोसिटी को क्या लगते हैं? d/dt और dx/dt। तो फाइनली एक्सेलरेशन आएगा d2x/dt स्क्वायर। तो यहां पर एक्सेलरेशन लिख लीजिए d2x/dt स्क्वायर। तो ये डिफ्लेक्टिंग फोर्स होगा। तो तीन तरह के फोर्स काम कर रहे हैं। फर्स्ट रिस्टोरिंग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और डिफ्लेक्टिंग फोर्स। अब आप देखेंगे कि यह पार्टिकल जब मोशन को एग्जीक्यूट करता रहेगा तो ये दीज टू फोर्सेस ये क्या होंगे? इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग फोर्स, या डिफ्लेक्टिंग फोर्स के बराबर होंगे। तो आपका इक्वेशन ऑफ मोशन जो बन जाएगा, हेंस सिंस, पहले लिख लीजिए, डिफ्लेक्टिंग फोर्स जो पार्टिकल को इस साइड में ले जाना चाहता है, और रिस्टोरिंग फोर्स उल्टा दिशा में लग रहा है, और फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या हो रहा है? उल्टा दिशा में लग रहा है। ये दोनों डिफ्लेक्टिंग फोर्स के क्या होंगे? बराबर होंगे। या दो रिस्टोरिंग फोर्स इधर लाना चाहेगा इक्विलिब्रियम में, फ्रिक्शनल फोर्स भी जो आपका ओरिजिनल मोशन है उसकी उल्टा दिशा में काम करेगा, और डिफ्लेक्टिंग फोर्स आपने स्टिमम पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश किया जिससे पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ है। तो डिफ्लेक्टिंग फोर्स इक्वल टू आपका हो जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स प्लस फ्रिक्शनल फोर्स, दोनों की वैल्यू रख लीजिए। हेंस
एम डी टू एक्स अपान डी टी स्क्वायर रिफ्लेक्टिंग फोर्स है इक्वल टू आपका यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है आर, और वेलोसिटी को मैं अभी बताया हूँ कि वेलोसिटी क्या होता है, डी एक्स अपान डी टी होता है। तो आपका मिल जाएगा डी एक्स अपान डी टी, आर भी लिखे थे वेलोसिटी, और माइनस म्यू एक्स आपका रिस्टोरिंग फोर्स है। ये दोनों बराबर हो जाएगा। therefore equation of motion will be m d2x अपॉन dt स्क्वायर। इसको आप क्या करिए, लेफ्ट हैंड साइड में ला लीजिए, तो यहां पर ये प्लस हो जाएगा r dx अपॉन dt प्लस म्यू x इक्वल टू 0। ये आपका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन का। और फिर अगर यहां पर देखें हम m से भाग दें तो आपको मिलेगा d2x अपॉन dt स्क्वायर d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस r अपॉन m dx अपॉन dt, m से भाग दे दीजिए, प्लस म्यू अपॉन m x इक्वल टू 0, ये मिलेगा। यहां पर हम सुविधा के लिए इक्वेशन को सपोज करते हैं, सपोज r अपॉन m इक्वल टू 2k। आगे मैं बताऊंगा कि ये डैम्पिंग कांस्टेंट होता है एंड म्यू अपॉन m इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर। आपने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के केस में मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी को, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा लिया है, लेकिन डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन के केस में मैंने एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा 0 ले रखा है। तो यहां पर ये ओमेगा 0 है, यह आपका ओमेगा यहां पर क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी है। तो इक्वेशन आपका रिड्यूस होकर के क्या हो जाएगा, जब इन दोनों सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे तो d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस इसके जगह पर आपको क्या लिख लेना है 2k dx अपॉन dt प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर x इक्वल टू 0। यह डिफरेंशियल इक्वेशन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन इस्टेब्लिश कीजिए। यहां पर जो आपका 2k है, वेयर 2k क्या है, डैम्पिंग कांस्टेंट है, डैम्पिंग कांस्टेंट। डैम्पिंग कांस्टेंट से क्या होता है, पार्टिकल स्लो हो रही है, एम्पलीट्यूड जो टाइम के साथ साथ घट रहा है। तो डैम्पिंग कांस्टेंट आर, माने जितना ही ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, हवा वगैरह का घर्षण लगेगा, वही फ्रिक्शनल फोर्स कांस्टेंट आर है। जितना ही ज्यादा आर की वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा के की वैल्यू होगी, न्यूमरेटर में यही है। तो जितना ही ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा उतना ही जल्दी जल्दी क्या होगा, एम्पलीट्यूड घटेगा। तो यहाँ पर डैम्प्ड करने का काम कर रहा था, 2k इज डैम्पिंग कांस्टेंट। और यहाँ पर आपने ओमेगा इक्वल टू लिखते हो k अपॉन m, एंगुलर वेलोसिटी सिंपल हार्मोनिक के केस में। यहाँ डैम्प्ड हार्मोनिक के केस में ओमेगा 0 रखा हूं, जहां पर यहाँ म्यू अपॉन m ले रखा हूं, जहां पर म्यू क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट है, और सिंपल के केस में यहाँ पर मैंने k रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट ले रखा है। तो यहाँ पर म्यू ओमेगा 0 स्क्वायर इक्वल टू क्या है, म्यू अपॉन m, और ओमेगा 0 इक्वल टू रूट में म्यू अपॉन m, या क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिख लो, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ये आपको मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन। और ये जो एबव इक्वेशन है इसको कहते हैं
दिस इज इक्वेशन ऑफ, इक्वेशन मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन, ऑसिलेशन कहिए चाहे वाइब्रेशंस कहिए। अब हम लोग जैसे वहाँ पर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के इक्वेशन को सॉल्व किए थे, फिर वहाँ पर सोल्यूशन जो आपको मिला था उसको बताया कि दैट इज सोल्यूशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, वैसे ही डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन का भी सोल्यूशन निकालेंगे। ये सोल्यूशन की और ओमेगा के अलग अलग वैल्यूज पर डिपेंड करेगा, तो उसको हम लोग लास्ट में अलग अलग केसेस डिस्कस करेंगे। एक बार तुलनात्मक रूप से हम आपको बता दें कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन आता है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए, वह उसमें यह टर्म नहीं आता है डैम्पिंग, क्योंकि डैम्पिंग नहीं हो रहा है, टाइम के साथ एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, फिक्स रह रहा है, तो है डैम्पिंग फोर्स कांस्टेंट नहीं आएगा। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है d2x/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0, यह डेराइव किए होंगे, तो यह आपको इक्वेशन मिला है। जबकि यहाँ पर एक एडिशनल टर्म आ रहा है जो बता रहा है कि डैम्पिंग फोर्स कांस्टेंट के चलते आ रहा है, और यहाँ पर यह एडिशनल टर्म केवल इसलिए आता है क्योंकि एम्पलीट्यूड टाइम के साथ क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, और इसीलिए इसको हम डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार इसको देख लें, यह आप चाहें तो यहाँ से नोट भी बना सकते हैं। पूरी आपकी यूनिट इसी तरह से सिस्टमेटिक डिस्कस किया जाएगा, और अभी तक जो भी वीडियो बने हैं अगर उसको हम क्रम वाइज देखें तो पूरी की पूरी चीज़ें समझ में आएगी। आप पूरे SUK और DDU के सिलेबस में ये मेंशन टॉपिक है जहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। एक बार इस वीडियो को आप और देखें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।